तो आज हम ना एक दो टाइप्स जो हमारी रह गई थी वो देख लेते हैं। एक डायग्राम को लेबलिंग का डायग्राम, और दूसरा है टेबल कंप्लीशन का। तो हमारे हमारे पास जो लेबलिंग और डायग्राम वाले जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा कि हमारे पास एक डायग्राम दी जाएगी। उसमें आप डायग्राम बस में आयो। से हो सकता है या कोई नेचुरल प्रोसेस हो सकता है, या कोई भी जो है ना नेचुरल कोई डिजाइन हो सकता है किसी हैं? शिप का, या वो जल्दी आ रहा था, देर से पहुंचा। हाँ, कि अब्दुल हादी आप कुछ कह रहे हैं? तो थोड़ा 10 मिनट ले। अच्छा, तो इसमें हमारे पास ये कह रहे हैं कि तीन तरह के आपके डायग्राम हो गए, या कोई मतलब मशीन का कोई प्रोसेस होगा या कोई मशीन होगी कि वो कैसे वर्क कर रही है, उसकी कोई डायग्राम होगी, उसको हमें लेबल करना होगा। या कोई नेचुरल वर्ल्ड का कोई मतलब प्रोसेस हो रहा होगा, उसको जो है ना हमें डिस्क्राइब करना होगा। तो इसमें हमारे पास डायग्राम दी जाती है। उसमें फिर हमारे पास उस डायग्राम में लेबल्स लगे होते हैं, और उसमें ब्लैंक्स हमारे पास छुट्टी होती, मतलब ब्लैंक्स जो है ना उन्होंने छोड़ दी होती हैं, साथ में थोड़ा टेक्स्ट होता है, तो उस ब्लैंक को जो है ना हमें फिल करना होता है। तो इसमें हमारे पास स्किल्स क्या टेस्ट होंगे कि आपकी स्किल टेस्ट होगी कि एबिलिटी टू कॉप विद अनफेमिलियर कॉन्सेप्ट्स और प्रोसेस के। एक जैसे कोई भी डायग्राम है ना, कोई भी अनफेमिलियर प्रोसेस हो रहा होगा उसमें आपको, अब आपकी जो है ना आप वो चेक कर रहे हैं कि आप जो है ना किसी भी प्रोसेस को कैसे लेबल कर सकते हैं, तो ये आपकी जो स्किल है ये चेक होगी है। और दूसरा चेक होगा कि एबिलिटी टू अप्रिशिएट द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड डायग्राम और प्लान, पे आप जो है ना एक अनलेबल्ड डायग्राम को जो है टेक्स्ट को टेक्स्ट को पढ़ के जो है ना आप उसको कैसे लेबल दे रहे हैं, तो एक ये भी स्किल टेस्ट होगी आपकी। और उसके बाद करेक्ट इंफॉर्मेशन को ढूंढना टेक्स्ट में से, और उसको जो है फिर प्रेजेंट करना डायग्राम में। तो अब इसमें इसमें जो है ना वो कॉमन प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स क्या है कि आप जो है डायग्राम जो है पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगा दें और उसको समझते रहें, और इस पे ना ज़्यादा टाइम लगा दें, तो एक ये कॉमन प्रॉब्लम है। और दूसरा है कि फेलिंग टू फेलिंग टू लोकेट द पैराग्राफ दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन क्विकली। आप जो है डायग्राम आपने देख लिया, ठीक है, आपने डायग्राम को समझ लिया, लेकिन आपको वो टेक्स्ट में वो जो है ना पैराग्राफ ही नहीं मिल रहा कि जो जिसमें जो है ना उस डायग्राम को के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, और ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट क्या है कि राइटिंग द रॉन्ग नंबर ऑफ वर्ड्स और स्पेलिंग द वर्ड इनकरेक्टली, कि आपने इंस्ट्रक्शन नहीं देखा और आपने जो है अगर उन्होंने बोला हुआ था इंस्ट्रक्शन में एक वर्ड डालना है और आप जो है दो वर्ड डाल दिए, तीन वर्ड डाल दिए और स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और गेटिंग स्टक ऑन वन क्वेश्चन एंड वेस्टिंग टाइम, कि आपको जो है ना लिव आप डायग्राम देख लिया, अब आपको मिल ही नहीं रहा कि कोई एक क्वेश्चन है वो आपको मिल नहीं रहा, और आप उसमें जो है ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? जब मैं स्ट्रेटजी बताने से पहले ये बता दूं कि ये जो लेबलिंग और डायग्राम वाले क्वेश्चन है इसमें जो है ना पैटर्न वगैरह नहीं होता। तो आप आपको टेक्स्ट मिल गया, ठीक है, आपने डायग्राम को देख लिया, आप लोकेट कर रहे हैं ना अब चीज़ों को। तो ये भी हो सकता है कि कुछ मतलब फॉर एग्जांपल 1 1 to 6 लेबल है ना डायग्राम में, तो आप जो है ना 4 वाला जो लेबल है वो शायद 1 वाले से टेक्स्ट वाले 1 वाले से पहले आ जाए। 1 वाला जो है उसकी जो है ना मतलब कोई 6 वाला इस तरह पहले आ जाए, कोई मतलब इसमें जो है ना वो पैटर्न नहीं होगा, कि एग्जैक्ट पैटर्न नहीं होगा कि अगर पहली जो ब्लैंक है डायग्राम में उसका आंसर अगर आपको पैराग्राफ 2 में मिल रहा है, तो ये नहीं है कि आप उससे अगले जो होंगे वो भी जो है ना उसके नीचे ही होंगे, इससे ऊपर भी हो सकते हैं। अच्छा, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? किसी को क्लियर नहीं है तो वो बता दे, मेरा इंटरनेट का इशू होगा बस जिसकी ठीक है। वजह से बात। ठीक है। तो अच्छा, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने जो है ना ये लाजमी पढ़ना है कि उसमें जो है ना कितने वर्ड्स हमने जो है डालने हैं, लेबल जो डालने हैं ना उसमें
दो बार डालने हैं या एक बार डालना है, ये लाजमी आपने पढ़ना है। अगर ये आपसे मिस हो गया तो आपके सारे ब्लैंक्स गलत हो जाएंगे। और स्टडी डायग्राम ब्रीफली, तो इसमें यह है कि आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, लेकिन जो है ना डायग्राम को एक बार देख लेना है, समझ लेना है, उसकी ब्लैंक्स जो है ना उसको पढ़ लेना है। उसके बाद जो है ना उसको टेक्स्ट में लोकेट करना शुरू करना है, क्योंकि जब आप जो है ना थोड़ा बहुत देख लेंगे ना, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इस डायग्राम में है क्या, क्या क्या ब्लैंक्स है आपके पास। अगर आपने वन ब्लैंक देखी और उसको टेक्स्ट में ढूंढना शुरू कर दिया ना, फिर इस तरह आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद है आइडेंटिफाई कीवर्ड्स। तो जो आपने डायग्राम देखी है तो आपने कुछ लेबल्स वगैरह उसके पढ़ लिए होंगे, और उन लेबल्स की हेल्प से जो है ना आपने टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन को लोकेट करना है। उसके बाद है प्रिडिक्ट वर्ड टाइप्स। आपने जो है ना प्रिडिक्ट करना है वर्ड्स को, कि इसमें जो है लेबल में क्या आएगा, नाउन आएगा, वर्ब आएगा या कोई एडजेक्टिव आएगा। उसके बाद है स्कैन एंड वेरीफाई। तो इसमें ना आपकी स्कैनिंग की जो स्किल है ना वो चेक होती है, स्किमिंग नहीं चेक होती है इस लेबलिंग डायग्राम वाले में। और जो आगे टेबल वाला है ना उसमें, इन दोनों में स्कैनिंग की जो टेक्निक है वो आपकी चेक होगी, और स्कैनिंग के साथ जो है ना क्लोज रीडिंग भी चेक होगी। तो स्कैनिंग में ये है कि आपको जो है टेक्स्ट को बस सरसरी देखना है, और जो इन्फॉर्मेशन है जो ब्लैंक आपकी है ना उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ देख जो है ना आपको ढूंढनी है। और जब वो आपको मिल जाए तो उसको उसको थोड़ा क्लोज रीड करना है, उस पे उससे जो है ना फिर आपने आंसर निकालना है। अच्छा, इसमें नीचे क्या कह रहा है, रिमेंबर दैट नंबर काउंट एज वर्ड। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर वन वर्ड जो है इस तरह हाइफन से जुड़ा हो तो वो भी वन वर्ड ही होता है। तो इसको हम अब एग्जांपल देखते हैं इसकी। एक मिनट। ये टेबल वाले हैं। सॉरी, मेरे पास लाइट चली गई थी, मैं वो लाइट ऑन कर रहा था। तो इसमें हमारे पास ना ये डायग्राम लेबलिंग वाले हैं, इसमें जो है हम देख लेते हैं इस टेस्ट को। तो ये हमारे पास ना एक डायग्राम है, ये वाली, और इसमें 6 ब्लैंक्स है, तो हमें इसको फिल करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। वन वर्ड ओनली, हम एक वर्ड डाल सकते हैं। उसके बाद उसके बाद जो है ना हमने डायग्राम को देखना है, तो हमने शुरू से देख लेना है ना। अपने नीचे से जहाँ से वन शुरू हो रहा होगा ना, आपने उधर से देख लेना है। तो ये है पर्शियन कनात मेथड। तो पुराने पर्शियन जो थे ना वो कनात बनाते थे ऐसे। पानी जो है ना पानी जो है ना एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, क्योंकि जो अरेबिया है और ये जो ईरान है ना, इसमें पानी की कमी है। तो वो जो है ऐसे कनात मेथड यूज करते हैं कि पानी जो है ना वो बुखारात बन के ज़ाया ना हो जाए। तो अब इसमें ये हमने जो है ना, ये हमारे पास उनका प्रोसेस है कनात मेथड का। पर्शियन और रोमन जो है ना वो कैसे कनात बनाते थे, तो उसको हमने लेबल टेक्स्ट में से ढूंढ के। अब पहले क्या है कि पर्शियन कनात मेथड टू डायरेक्ट टनलिंग। और उसके बाद क्या है, ब्रांड्स। अब ये हमने ना प्रिडिक्शन भी करना है कि इसमें क्या आएगा, कोई नाउन आएगा, वर्ब आएगा या एडजेक्टिव आएगा। तो अब हम साथ साथ डायग्राम को भी देखते हैं कि ये जो है ना किसको लोकेट कर रहा है, मतलब ये पोल्स लगे हुए हैं ना, पोल्स को कह रहा है कि टू डायरेक्टली टनलिंग। तो ये मतलब कोई डायरेक्शन इसमें हाईलाइट नहीं कर सकते। तो ये कोई डायरेक्शन के लिए ना ये उन्होंने ये लगाई हुई है, पोल्स लगाई हुई है। इसके बाद कह रहा है कि रन्स वाटर रन्स इनटू अ डैश यूज्ड बाय लोकल पीपल। तो ये कोई है सर अगर आप चीज जिसमें स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। लेबलिंग का डायग्राम की जो पावर पॉइंट है वही। सॉरी हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं होगी। आप लोग बताया करो ना, साथ साथ बोल दिया करें। अब आ रही है? अब आ रही है स्क्रीन शेयर? जी सर अब आ रही है। काइंडली बाकी भी लोग भी ना, आप लोग भी बता दिया करें। अब मुझे तो नहीं पता था कि आप कुछ हो रही हो नहीं हो रही।
अच्छा, हमारे पास ना ये डायग्राम है कनात मेथड का ना। कनात मेथड पुराने जो ईरानी थे ना, पर्शियन पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर जो थी ना, वो लोग कनात मेथड उन्होंने यूज किया था इस तरह पानी की ना वेस्टेज से बचाने के लिए, और पानी को ना एक जगह से ना दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। तो अब इसमें ये हमारे पास एक डायग्राम है, और इसमें ये बता रहा है, पहली जो डायग्राम है, मतलब ये नीचे से ऊपर से आया, लेकिन नीचे से पढ़ेंगे क्योंकि इधर से शुरू हो रही है। तो पर्शियन कनात मेथड है, ये क्या कह रहा है, डैश टू डायरेक्ट द टनलिंग। अब ये इसने ना इनकी तरफ एरो किया हुआ है, मतलब ये पोर्ट्स लगे हुए हैं या कुछ लगा हुआ है जिस जो कि डायरेक्शन दे रहे हैं टनलिंग के लिए। तो वाटर रन इनटू अ डैश यूज बाय लोकल पीपल। तो अब इसमें ना, इसमें इस लाइन में पानी जो है फ्लो हो रहा है। तो अब ये हमने ढूंढना होगा कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ रोमन कनात मेथड। अब रोमन्स का जो है ना, अच्छा नीचे भी है, वर्टिकल शाफ्ट टू रिमूव अर्थ एंड डैश फॉर। ये जो वर्टिकल शाफ्ट है ना, ये दरमियान में, ये एक तो मट्टी मट्टी जो मतलब ये कोई वो बना रहे होंगे ना, मट्टी निकालने के लिए यूज हो रही है, और किस लिए यूज यूज हो रही है, एंड डैश फॉर। तो ये हमने देखना होगा। उसके बाद क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ रोमन कनात में कनात शाफ्ट। तो डैश मेड ऑफ वुड एंड स्टोन। तो ये जैसे देख के ही पता चल रहा है कोई ढकना बना हुआ है ना। तो ये मेड ऑफ वुड और स्टोन, तो ये या तो वुड से बना है या स्टोन से बना है। और ये रॉड है, उसके बाद ये उसके साथ अटैच टू द प्लम लाइन, इस रॉड रॉड के साथ कुछ चीज लटकी हुई है। और हैंड होल्ड एंड फुट होल्ड्स यूज फॉर डैश। तो ये जो है ना, फुट होल्ड्स हैंड होल्ड्स, ये मतलब कुछ उन्होंने कुआं सा खोदा है, उसमें जो ऐसे मतलब सीढ़ियाँ टाइप उन्होंने कुछ बनाई है, जैसे जैसे अक्सर लोग है ना, जो मतलब ऐसे कुएं कुएं होते हैं ना, उसमें ना लोहे के लगा देते हैं अंदर जाने के लिए ना, तो उन्होंने ऐसे ही कुछ लगा दिए। अक्सर टैंकियों में भी होता है, जो जिन दो टैंकी होती है उनमें अक्सर लोग लगा देते हैं लोहे के स्पोर्ट्स लगा देते हैं। तो इसको हमने अब ढूंढना है, ठीक है, हम इधर से स्टार्ट करते हैं। रोमन रोमन टर्मिनल्स का नाम है। तो इसको हम जो है ना स्कैन करना है अब, ठीक है, इसको भी ना मैं, अगर वन बाय वर्ड नहीं पढ़ता, मैं इसको स्कैन करता हूँ, ठीक है। हम जो है ना पहली ब्लैंक को स्कैन करते हैं, डैश टू डायरेक्ट ये टर्निंग। आप लोगों को मिल जाए ना, आप लोगों ने माइक ऑन करके बताना है, चैट में नहीं बताना, माइक ऑन करके। प्लेसिंग विच कंसिस्ट ऑफ प्लेसिंग पोस्ट ओवर अ हिल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो है ना, ये जो कह रहा है ना, ये जो लंबे लंबे सरिये लगे हैं ना, ये पोस्ट है, ठीक है। कह रहा है प्लेसिंग पोस्ट इन ओवर अ हिल इन अ स्ट्रेट लाइन टू इंश्योर दैट टनल केप्ट टू इट्स राउट। तो टनल केप्ट टू इट्स राउट का मतलब है क्या है, कि टू डायरेक्ट द टनलिंग, मतलब कि उसको सीधा रास्ता, मतलब कि ये पोस्ट लगा रहे हैं हम, पहाड़ी के ऊपर ना ये पोस्टें लगा रहे हैं ना, कि जो टनल्स बन रही है ना, उनको एक सीधा रास्ता हो, या उनकी डायरेक्शन जो है ना वाजिया रहे। एंड देन डिगिंग वर्टिकल शाफ्ट डाउन इनटू द ग्राउंड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो इसका आंसर मुझे तो पोस्ट है लग रहा है, क्योंकि ये जैसे ना सर ये इन्होंने बता दिया ना कि डैश टू डायरेक्ट टनलिंग। तो कनात मेथड उन्होंने ये ऊपर इसकी ये बता रहे कि वो उन्होंने पर्शियन सिविलाइजेशन थे, उन्होंने टनल्स बनाए वाटर सप्लाई के लिए, ड्राई एरियाज में जो है ना वाटर भेजने के लिए। और इसको जो है कनात मेथड कहते हैं, और विच कंसिस्ट ऑफ प्लेसिंग पोस्ट ओवर अ हिल इन स्ट्रेट लाइन। तो जिसमें हम जो है ना पोस्ट बनाते हैं, हिल्स पे जो है ना पहाड़ियों पे पोस्ट बनाते हैं, ताकि स्ट्रेट लाइन टू इंश्योर दैट टनल्स केप्ट टू इट्स राउट। तो टनल केप्ट टू इट्स राउट के मतलब है कि टू डायरेक्ट टनलिंग। तो इसका पोस्ट करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने अभी बताना है ना नेक्स्ट का, डैश वाटर रन इनटू अ डैश यूज बाय लोकल पीपल, आप ये आपने बताना है। अंडरग्राउंड, उसके बाद हमने देन डिगिंग वर्टिकल शाफ्ट डाउन इनटू द ग्राउंड एट रेगुलर इंटरवल्स।
underground worker removed the earth from between the end of the shaft, creating a tunnel. The excavated soil was taken up to the surface using the shaft, which also provide ventilation during the work. Once the tunnel was completed, it allowed water to flow from the top of the hillside down toward the canal, which supplied water for human use. इसमें आपको क्या क्या अब ये तो जो है ना इसमें आंसर इसका आ गया है वर्टिकल शाफ्ट टू रिमूव अर्थ एंड डैशबोर्ड और रन वाटर इनटू अ डैश यूज बाय लोकल पीपल। अब इसमें कोई आप लोग में से बताए कि इसके क्या क्या आंसर हो सकता है 2 और 3 का। कोई भी माइक ऑन करके ना बता दे। पहला हमने देख लिया ना कि पोस्ट है और जो कि डायरेक्शन दे रही है टनलिंग के लिए। दूसरा क्या है वाटर रन इनटू अ डैश यूज बाय लोकल पीपल सप्लाइड वाटर तो फॉर ह्यूमन यूज। canals हाँ canals और थर्ड वन इज फॉर वेंटिलेशन, क्योंकि वो कह रहा है कि वो अंडरग्राउंड वर्कर्स मूव द अर्थ और फिर वो हाँ शाफ्ट पे बंद कर देता है जो टनल बनाता है, और फिर वो जो सॉइल उन्हें एक्सकेवेट किया उसकी वजह से वेंटिलेशन अच्छी हो रही है। सही बिल्कुल सही। तो ऐसे ही है बिल्कुल। और अब हम ऊपर वाले जो है ना उसको देख लेते हैं। डैश मेड ऑफ वुड और स्टोन। अब ये जो है ना रोमन वाला है तो उसको नीचे रोमन का ही होगा। तो वैसे अगर ना इसको फुल पैसिंग में देखें ना तो ये जो है ना अच्छा ऐसे फुल पैसिंग में ऐसे था ठीक है। तो हम तो एक की प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन ये जो आपका एग्जाम में आएगा वो तो फुल पैसेज होगा। उसमें ये क्वेश्चन भी होगा उसके साथ और बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे। तो इसको आगे देख लेते हैं। The latter passed on their knowledge to the Romans who also used the Kannada method to construct water supply tunnel for agriculture. Kannada tunnel constructed vertical shaft shaft were equipped with handhold the shaft were equipped with handhold and footholds। ठीक है इसमें ना हैंड और फुट होल्ड्स का ना मैं ये देखा था ठीक है यूज फॉर। तो अब इसको देखना है हैंड और एंड फुट होल्ड तो हेल्प दोस क्लाइंबिंग इन एंड आउट ऑफ देम ठीक है। तो हैंड और होल्ड्स जो है ना एंड फुट होल्ड्स जो है तो ये जो उन्होंने लगाए थे ना ये आप ये समझें कि एक गटर सा जो है ना उन्होंने बनाया है ऐसे टनल बनाई है। उसमें ना वो जो है ना इसको शाफ्ट के साथ ना उन्होंने ये लगा दिया जैसे वो लोहे के होते हैं ना कि उसमें अंदर जाने के लिए। तो क्लाइंबिंग इन एंड आउट ऑफ देम ठीक है। उसका हमारे पास क्लाइंबिंग आ गया इस 6 का। तो 6 का क्लाइंबिंग आ गया। तो मैंने आपको ये पहले बताया था इसमें ना कोई ऑर्डर नहीं होता इसमें आपको बस ये चीज़ें जो है ना ये याद रखनी है। इसके इसके साथ ही जो है ना आपको इनके इन्हीं को यूज देख के ना आपको आंसर मिलेंगे ठीक है। एंड आउट ऑफ देम एंड दैट वर कवर्ड विद वुडन और स्टोन लेट ठीक है। तो ये वुडन और स्टोन तो डैश मेड ऑफ वुडन और स्टोन तो कोई ये ढकना ही देख के ही समझ आ रही है। तो उन्होंने ये बता दिया कि कवर्ड विद ये जो है ना ये जो उन्होंने ये पौधे ना तो कनात जो उन्होंने बनाया उसको उन्होंने कवर किया वुडन और स्टोन लेट ठीक है। ये लकड़ी और जो है ना स्टोन के ढक्कन से उन्होंने बना के उसे कवर कर दिया। ये हमारे पास किसमें आ गया फोर्थ का आ गया। इसके बाद क्या है डैश अटैच टू द फॉर्म लाइन। तो इसको अब देखते हैं साथ साथ इनको हाईलाइट करते रहे तब पता चल जाए कितना पढ़ लिया। टू इंश्योर दैट शाफ्ट वर वर्टिकल रोमन यूज द फॉर्म लाइन दैट वेट वेट एट द एंड ऑफ इट हंग इन द सेंटर ऑफ द शाफ्ट। अब ये जो है ना रॉड उन्होंने लगाया उसके साथ ना ये मतलब ये शाफ्ट में ना उन्होंने रॉड लगा दिया उसके साथ ना ये प्लम लाइन उन्होंने अटैच कर दी और इसके साथ ना उन्होंने वेट अटैच कर दिया ताकि ये जो है वर्टिकल रहे। तो ये जो चीज थी ना इसका नाम वो पूछ रहे थे तो ये हमारे पास वेट है। उन्होंने उसके साथ वेट अटैच किया ताकि उन्हें पता चले कि ये वर्टिकली सही जा रही है। हमारे पास 6 हमारे पूरे हो गए। तो पांचवे का आंसर इधर मिला छठे का ऊपर मिल गया चौथे का इधर मिल रहा है। इसमें इतना कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। तो इसको चेक कर लेते हैं।
बाकी मैंने जितनी ये प्रैक्टिस की है ना, इसमें कोई ऑर्डर मुझे नहीं मिला इनका, तो ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे ये देखे ना, चौथे और छठे और चौथे का इधर आंसर था, पांचवे का नीचे का, पहले का इधर है, तीसरे का ऊपर है, दूसरे का नीचे है। तो ये आपको टेक्निक वही करनी है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितने वर्ड्स डालने हैं, वन वर्ड डालना है या टू वर्ड्स डालने हैं। उसके साथ आप अपना काम ये करना है कि ये पढ़ना है इसको, डायग्राम को ना थोड़ा समझ लेना है। मतलब जहाँ से शुरू हो रही है ना, उसको थोड़ा समझना है कि ये है क्या चीज़। और उसके बाद जो है आपने टेक्स्ट में जाके स्कैन करना है उसको। तो जहाँ से जब आप पढ़ लेंगे ना, थोड़ा उसको देख लें और उसके बाद उसी उन्हीं चीज़ों को स्कैन करें, तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो कोई और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो टेबल है, डायग्राम वाले लेते हैं, डायग्राम। तो ये ना हमारे पास है, इसमें नो मोर देन टू वर्ड्स, ठीक है। सबसे पहला काम हमने ये कर लिया, टू वर्ड्स डालने हैं इसमें। अब दूसरा काम क्या है कि अब डायग्राम को पढ़ना है। रेजिंग द हॉल ऑफ द मेलरोज स्टेजेस वन एंड टू। तो हॉल है कोई, मैरी रोज जो थी ना, ये पैराग्राफ मैंने पहले पढ़ा हुआ था। इसमें ना ये मैरी रोज जो ये शिप है, इसको जो ये शिप थी किसी किंग ने बनाई थी, और उसमें वो डूब गई थी फ्रांस के साथ में उनकी लड़ाई में, 1545 में। तो उसके बाद उन्होंने जब मतलब 18 सेंचुरी में या 19 सेंचुरी में उन्होंने सोचा कि जो शिप डूबी पड़ी है ना, उसको हमने उठाना है। अब ये जो है ना डायग्राम है, उसको हम पढ़ते हैं पहले और इसकी फिर आंसर निकालते हैं। डैश अटैच टू हल बाय वायर्स। तो अब इसको पहले हम समझते हैं, ठीक है, पहले समझते हैं उसके बाद पढ़ते हैं कि ये एक हल है। हल अब क्या है? हल शायद इसका स्ट्रक्चर हो, या जहाज का जो स्ट्रक्चर हो, शायद उसे हल बोल रहे हो, हल ऑफ शिप। ये उन्होंने कोई हाइड्रोलिक मशीन लगा रखी है, और जिसके थ्रू जो है ना वो उसे उठा रहे हैं। इसमें क्या है कि अटैच टू हल बाय वायर। तो ये अब कोई डंडा है, उसके साथ तारें लगी हैं और जो कि शिप को उठा रहा है। ये तो हमें देख के समझ आ रही है। डैश टू प्रिवेंट हॉल बीइंग स्टक इनटू मड। तो अब ये जो है ना, इन्होंने कुछ लगाए हैं, हाइड्रोलिक चेक है या क्या है, कि जो कि हल को जो है ना मड में दोबारा जो है ना प्रिवेंट हॉल बीइंग स्टक इनटू मड। तो ये जो हल है, मतलब ये तो 19 काफी अरसे से ना, मतलब 2-3 सदियों पहले का पानी में पड़ा हुआ है, तो वो मिट्टी में धंसा हुआ था। तो उन्होंने मशीन लगाई है उसको उठाने के लिए। तो उसके साथ ये कह रहे हैं कि ये क्रेन लगाई हुई है, ठीक है, उसके साथ हुक अटैच है और डेस्क है इसकी। ये हल उठ रहा है, और ये क्या है कि डेस्क आर प्लेस्ड इन टू डैश। ये हुक्के हैं कोई, इसमें जो है ना ये क्या कहते हैं इसको, क्रेन का जो है ये इन हुक्स में आ रहा है, फिर इसको उठा रहे हैं। ये हल इज लोअर्ड इन टू डैश, डैश यूज एज एन एक्स्ट्रा। तो इसको अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऊपर से ना इसको अब पूरा पैराग्राफ हमने किया हुआ है ना, तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमने पूरा पैराग्राफ कर लिया। डैश अटैच टू हल बाय वायर। तो इसको हमने ऐसे स्कैन करते हैं अब। पहले पैराग्राफ में पहले पैराग्राफ में तो हिस्ट्री है इसकी। इसमें ना आपने अटैच टू हल बाय वायर, वायर्स को देख लिया, या कुछ आ, हल के बारे में देख लें, तो उधर से हमें समझ आ जाए, क्योंकि इधर से पढ़ना स्टार्ट करनी है। अब लोगों ने साथ साथ बताना है कि इधर से पढ़ो। मेन हल हल मुझे नजर आ गया। ट्राइंग टू salvage the Melrose was that the remaining hull was unshield. Yes, तो अब इधर से जो है ना हल वाज अटैच, ठीक है, ये इधर से मुझे मिल गया, हल वाज अटैच। और इधर से मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। डैश अटैच टू हल बाय वायर
hall was attached to a lifting frame by a network of bolts and lifting wires. इसमें आपको क्या क्या आंसर लग रहा है? इसमें ना आंसर इसी लाइन में है कि hall was attached to a lifting frame by a network of bolts and wires. Method bolt. बोल्ट के साथ तो हल अटैच टू हल बाय वायर। अब जो इसमें लिखा होता है ना, जो पहले इन्होंने लिख दिया, जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने बता दी, वो तो नहीं होती ना। अब ये देखें ना, इन्होंने वायर का बता दिया इस प्लान में कि ये उन्होंने बता दिया कि हल अटैच टू डैश अटैच टू हल बाय वायर। तो अब इसके साथ ये जो चीज़ है ना, ये इसके बारे में हमने ढूंढना है, क्योंकि ये इन्होंने जो तारे हैं सब इन्होंने बता दिया, और ये इसका भी बता दिया कि ये हल ऑफ द शिप है और ये तारे हैं, ये तो Lifting देख के frame. नजर। हाँ, तो लिफ्टिंग फ्रेम जो है ना, ये है, ये पूरा लिफ्टिंग फ्रेम है ना, इसलिए ये वाला। तो इसके साथ जो है ना, इन्होंने अटैच किया हल को बाय बोल्ट्स एंड वायर। तो अब वायर बोल्ट के साथ ही अटैच होती है ना, ऐसे तो तारे नहीं लगती। तो इन्होंने इस शिप में बोल्ट्स लगाए होंगे, उनके साथ वायर्स अटैच किया, उन वायर्स को फिर जो है ना इस लिफ्टिंग फ्रेम के साथ जो है इन्होंने लगा दिया। इसको सॉरी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं ना। अब ये आपने देख लेना है, नो मोर देन 2 वर्ड्स है, तो हम इसको 2 वर्ड्स कॉपी कर सकते हैं। और क्वेश्चन करने आपने कॉपी करना है, क्योंकि खुद खुद लिखेंगे तो एरर एरर के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो लिफ्टिंग फ्रेम हमने पहला निकाल लिया। दूसरा आप ढूंढना है डैश टू प्रिवेंट हॉल बीइंग स्टक इनटू मड। ठीक है, अब ये देखना है हॉल बीइंग स्टक बैक ओवरकम। ठीक है, द प्रॉब्लम, अब इसी के आगे आंसर आ गया। द Hydraulic प्रॉब्लम, jets. the problem of the hull being stuck back downward into the mud was overcome by using hydraulic jacks। ठीक है, तो हल ताकि दोबारा मड में ना गिर जाए ना, इन्होंने हाइड्रोलिक जैक्स यूज किए, हाइड्रोलिक जैक्स। तो उसके बाद क्या है, नीचे आ जाना है 11 और प्लेस्ड इनटू डैश। अब इसमें ना कुछ शायद ऑर्डर ना फॉलो हो ना, आपको ये भी देखना है, लेग्स आर प्लेस्ड इनटू डैश, हल इज लोअर्ड इनटू डैश, डैश यूज एन एक्स्ट्रा। तो तेरे इट इधर तक हमने पढ़ लिया, इसको हाईलाइट करते हैं। There is it a few centimeter over a period of several days as the lifting frame goes slowly up to the next. It was only when the hull was and fully from the lifting frame a clear of the seabed and suction effect of strong mud that the salvage operation process progressed to the second stage। and ये second stage जो है ना, इधर इधर आ गई है। इन्होंने ये खुद बताया था कि स्टेज 1 और स्टेज 2, ये स्टेज 1 की इंफॉर्मेशन इतने तक थी, अभी सेकंड स्टेज की इंफॉर्मेशन इधर से शुरू हो रही है। इन दिस स्टेज द लिफ्टिंग फ्रेम वाज फिक्स्ड टू अ हुक अटैच टू अ करेंट। ठीक है, हुक के साथ ये इधर हुक और करेंट है, और एंड हॉल वाज लिफ्टेड कंप्लीटली क्लियर ऑफ द सी बेड एंड ट्रांसफर्ड अंडर वाटर इनटू द लिफ्टिंग क्रैडल। is lowered into dash using lift up, legs are placed onto dash. So the lifting cradle was designed to fit the hull using archaeological survey drawing and was fitted with airbags। ठीक है, fitted with airbags provide additional caution, या क्या है, additional मतलब support इसको बोल सकते हैं, for the hull delicate timber framework। तो डैश यूज एन एक्स्ट्रा। ठीक है, इसका तो आंसर मिल गया कि द लिफ्टिंग क्रेडल वाज डिजाइन्ड टू फिट द हल विद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ड्राइंग एंड वाज फिटेड विद एयर बैग्स टू प्रोवाइड एडिशनल। एडिशनल जो आ गया ना इधर समझिए, एडिशनल जो है ना उसको मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो एडिशनल सपोर्ट के लिए उन्होंने एयर बैग्स लगा दिया। इसका तो आंसर मिल गया ये 13 का। तो अब ये दो रह गए, लेग्स आर प्लेस्ड इनटू डैश एंड हल इज लोअर्ड इनटू, ये देखना है। द थर्ड and final stage was to fit the entire structure into the air, by which the time the hull was also supported from below. Finally, yes, नीचे में इसमें आंसर नहीं है, इसके ऊपर आंसर है। तो इस इन दिस स्टेज, अब इसमें जो है ना इसको Stabbing guides नहीं है? इसके नीचे तो आंसर नहीं है। थर्ड फाइनल स्टेज वाज लिफ्ट द एंटायर सर स्ट्रक्चर इनटू द, ये जो लिखा हुआ है, this required precise position to look at the leg into the stabbing हाँ guides. हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इसके नीचे जो है ना, इस पैराग्राफ में इसके नीचे कोई आंसर नहीं मिल रहा, कि ये तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके ऊपर जो है ना, इधर से इसको ऊपर भी देखना है, मतलब इन दिस स्टेज जो सेकंड स्टेज में हो रहा है,
लिफ्टिंग फ्रेम वाज लिफ्टिंग क्रेडल का लिखा हुआ है कि इसको ट्रांसफर कर रहे हैं लिफ्टिंग क्रेडल में, तो ये तो नहीं है इसका आंसर। अच्छा लेग्स आर प्लेस्ड ऑन टू, अच्छा लेग्स आर प्लेस्ड ऑन टू, जो मतलब जो लेग्स है ना ये जो है जिसमें वो फ्रेम आके फिट हो रहा है, ये भी कोई लोहे का स्ट्रक्चर हो, आप देख सकते हैं ऐसे ही कोई है जिसके ऊपर जो है ना उसके ऊपर जो है ना ये बने हुए हैं, उसके अंदर आके ये फिट होंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ना, लेग्स आर प्लेस्ड ऑन टू, तो ये लेग्स है, ठीक है। ये लेग्स है और ये इसके ऊपर आके प्लेस होंगे। ये इसको जो है ना इसका नाम ढूंढना है। So in this stage, the lifting frame was fixed to a तो ये hook. लिखा हुआ है टू लोकेट द लेग इनटू द स्टेबिंग गाइड्स ऑफ, पूरा जो हमारा हाँ स्ट्रक्चर है हाँ लिफ्टिंग क्रेडल है, और ये हाँ स्टेबिंग हाँ गाइड्स इसके वहां यहाँ पे लेग आके रहते हाँ, इसको इसको हम पढ़ रहे हैं ना, तो यही पढ़ रहे थे। एंड द हल वाज लिफ्टेड कंप्लीटली, अच्छा ये ऊपर इंफॉर्मेशन है, लिफ्टिंग क्रेडल एंड सी पैड एंड ट्रांसफर एंड डिवाइडेड इनटू द लिफ्टिंग क्रेडल। ये जो हल है ना, ये जो रह गया है, इन्होंने लिफ्टिंग क्रेडल के ऊपर ना शिफ्ट किया इसको। तो द लिफ्टिंग क्रेडल वाज डिजाइंड टू फिट द हल यूजिंग, अच्छा ठीक है, दिस रिक्वायर प्रिसाइज पोजिशनिंग टू लोकेट द लेग इनटू द स्टेबिंग गाइड्स, ठीक है। शायद ये जो है ना ये स्टेबिंग गाइड्स हैं, ये जो लेग्स बनी हुई है, लेग्स आर प्लेस्ड ऑन टू। आपको ये लग रहा है कि ये स्टेबिंग गाइड्स हो सकती हैं, इसके अंदर ना ये जी वाली सर। जो ऊपर, हाँ ये आके फिट होंगी इसके अंदर। क्योंकि सर तो हम इस पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को कह रहे हैं लिफ्टिंग क्रेडल या लिफ्टिंग क्रेडल, जैसे दो चार दफा यूज हुआ है, तो ये उसका एक पार्ट हो सकता है स्टेबिंग गाइड्स, जो कि उसको हाँ हाँ प्रिसाइज पोजीशनिंग देगा। हाँ, स्टेबिंग गाइड्स जो है ना ये वाली है ना, ये जो है ना ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको लिफ्टिंग क्रेडल बोल रहे हैं ना। ऑल इज लोड इनटू लिफ्टिंग क्रेडल, इसका लिफ्टिंग क्रेडल हो सकता है। और ये जो है ना ये स्टेबिंग गाइड्स हैं आई थिंक, जिसके अंदर जो है ना ये लेग्स है ना, इसको लेग्स इन्होंने बोल दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर की लेग्स है ना इसके अंदर आके फिट होंगी। तो लेग्स आर प्लेस्ड इनटू लिफ्टिंग क्रेडल है या स्टेबिंग गाइड्स है, अब ये थोड़ा कंफ्यूज है। स्टेबिंग गाइड्स फिट होगा। स्टेबिंग गाइड्स हैं। इनटू द स्टेबिंग गाइड्स आफ्टर लिफ्टिंग क्रेडल, हाँ ठीक है, ये जो है ना ये लिफ्टिंग क्रेडल है। ये जो स्ट्रक्चर है ना एंटायर स्ट्रक्चर, इसको लिफ्टिंग क्रेडल है। 12 वाले का लिफ्टिंग क्रेडल होगा। हॉल इज लोअर्ड इनटू लिफ्टिंग क्रेडल, ठीक है। ये जो है ना हॉल, इसको वो मतलब इसके ऊपर डाल रहे हैं, इसके ऊपर डाल के ना वो फिर पूरे स्ट्रक्चर को जो है ना उठा लेंगे। तो ऐसे ही है, चलें चेक कर लेते हैं इसको, सही है। ठीक है, पहुंच सही हो गई। तो अब जब टेस्ट कर लेते हैं ना उसके बाद, अभी ये लॉक हो गया है पता नहीं क्यों। तो ये चलिए ट्वेल्थ जब वाले का मुझे बताइए, ट्वेल्थ वाले का हाईएस्ट लोअर्ड इनटू, ये हमने कहाँ से इसको पिक किया? हॉल वाज, अच्छा ठीक है, इधर से ना ये इसकी ना द हॉल वाज लिफ्टेड कंप्लीटली। अभी तस्वीर देखें ना, तस्वीर में क्या नजर आ रहा है ना कि ये एक स्ट्रक्चर है, मतलब उसके ऊपर जो है ना ये कह रहे हैं कि जो हॉल था ना उसको हमने, हॉल वाज लिफ्टेड, ठीक है, कंप्लीटली क्लियर ऑफ सी बेड एंड ट्रांसफर अंडर वाटर इनटू द लिफ्टिंग क्रेडल। ट्रांसफर जो है ना ये वाला हल उन्होंने उठाया और उसको जो है ना इसके ऊपर डाल दिया, इस फ्रेम के ऊपर। अब उसके ऊपर लेग्स डाल रहे हैं, उसको पूरे स्ट्रक्चर को फिर जो है ना ये उठा रहे हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सर। ठीक, स्क्रीन नजर आ रही है, टेबल वाले भी देख रहे हैं, स्लाइड शो हो रही है। जी सर श्योर। ठीक है, तो टेबल वाले इतनी मुश्किल तो खैर नहीं है, लेकिन चले इनको देख लेते हैं कि फॉर दिस क्वेश्चन यू विल बी आस्क्ड टू कंप्लीट गैप्स इन अ टेबल। तो टेबल में ना गैप्स छोड़ दिए जाएंगे। यू मे बी आस्क्ड टू कंप्लीट गैप्स इन फ्लो चार्ट, यू हैव टू कंप्लीट द गैप्स विद वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, स्कैनिंग जो है ना ये टेक्निक इसमें चेक होती है, स्कैनिंग द टेक्स्ट टू लोकेट द और रेलेवेंट पैराग्राफ। तो आपने बस स्कैन करना है, आपने टेबल की इंफॉर्मेशन को पढ़ना है। टेबल में जो इंफॉर्मेशन है ना पहले उसको पढ़ लेना है कि इंस्ट्रक्शन पढ़नी है कि वन वर्ड डालना है, टू वर्ड डालना है। और उसके बाद जो है आपने जो है ना टेबल की जो है ना टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ना है। उधर से जो है ना आपको क्लू मिलेगा, क्लू जब मिल जाएगा तो आपने स्कैन करना है टेक्स्ट को, और उसमें जो है ना
टेक्स्ट में से मिल जाएगा। टेक्स्ट में जो है ना उसको स्कैन करना है, पढ़ना है, मतलब पूरे टेक्स्ट को पढ़ना नहीं है। जब उसके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन या हमें कुछ मिल जाएगी ना, फिर हम उसको क्लोज रीडिंग करेंगे। चलो हम वैसे देख लेते हैं, अब इसको पहले पढ़ लेते हैं। स्किल टेक क्या टेस्टिंग होगी कि आपकी स्कैनिंग चेक होगी, उसके बाद ट्रांसफर ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, आप सही ट्रांसफर इंफॉर्मेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नॉट रीडिंग द इंस्ट्रक्शन केयरफुली स्पेशली द वर्ड लिमिट। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इंस्ट्रक्शन से ही फॉलो नहीं करेंगे तो एरर आएगा, या सारे एमसीक्यूज आपके जो सारी चॉइसेस हैं सारी गलत हो सकती है। तो गोइंग ओवर द वर्ड लिमिट, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, अब अगर कोई वर्ब है फॉर एग्जांपल, तो उसकी अगर सेकंड फॉर्म है तो आपने वही उठा के डालनी है। आप उसमें फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म आपने बिल्कुल यूज नहीं करनी। जो कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है ना उसी को कॉपी पेस्ट करना है। और स्पेलिंग एरर वगैरह नहीं आएंगे जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो। इसमें अब क्या है कि रीड इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़नी है। उसके बाद क्या है, अंडरस्टैंड द टेबल। तो नोट द हेडिंग्स एंड एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड व्हाट द टेबल इज अबाउट। अब अपने पूरा टेबल पढ़ना नहीं शुरू कर देना। अगर पूरा टेबल पढ़ेंगे तो उससे भी आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो आपने वन बाय वन जो है ना, जो इन्फॉर्मेशन टेबल में मिसिंग है ना, उसको उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होगी उसको पढ़ना है। उसके बाद स्कैन करना है, जब वो मिल जाएगी उसको फिल करना है। फिर नेक्स्ट जो है ना, जो ब्लैंक है उसकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है, और फिर ऐसे ही चलते जाना है। प्रेडिक्ट आंसर, तो ये कह रहा है कि आप प्रेडिक्ट करने की भी कोशिश करें, लेकिन हम तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि टेक्स्ट से ही आंसर जो है ना निकालना है आपने। तो अगर आपको सही आंसर, फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ का टेबल में कोई इन्फॉर्मेशन है ना, आपको नॉलेज है कि इसमें ये आ सकता है, लेकिन आपने अपना नॉलेज यूज़ नहीं करना, आपने फिर भी जो है ना टेक्स्ट को पढ़ना है। तो लोकेट इन्फॉर्मेशन, स्कैन करना है। स्कैनिंग बस इसमें मेन टेक्निक स्कैनिंग है, बाकी कॉपी पेस्ट करना है टेक्स्ट में से। और वर्ड लिमिट जो है ना उसको प्रॉपर देखना है। इसके इसके जो है ना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। टेबल कंप्लीशन है। ये जो है ना, ये सेंटेंस कंप्लीशन वाला टेबल वाले एंड। अब ये जो है ना टेबल हमारे पास आ गया, इसको हम देख लेते हैं। वन वर्ड इंस्ट्रक्शन पहले देख ली, वन वर्ड है। उसके बाद क्या है, जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आपने हेडिंग देख लेनी है। आपको हेडिंग से जो है ना थोड़ा क्लू मिल जाएगा कि आपने पढ़ना कहाँ से है। तो प्रोसीजर है और एम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले प्रोसीजर में क्या है, कोटा। ये भी आपने पढ़ना है। ठीक है, इससे आपको ना इंफॉर्मेशन लोकेट करने में आसानी होगी। उसके बाद इधर से ये जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि आपने क्या जो है ना क्या चीज़ फाइंड करनी है। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। प्रोसीजर में क्या है कि पुट अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी एयरक्राफ्ट इनटू ऑर्बिट फॉर फॉर अबव अर्थ। ठीक है, ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एयरक्राफ्ट जो है ना उसकी बात कर रहा है। तो लार्ज नंबर में होंगे और स्मॉल चीज़ें होंगी। ठीक है, स्मॉल स्पेस क्राफ्ट होंगे जिनको उन्होंने ऑर्बिट में भेजना है। तो अब इसका मकसद क्या है, टू क्रिएट अ डैश दैट वुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग अर्थ। तो ये कोई इफेक्ट जो है ना बनाएगा, दैट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट, के जो कि जो लाइट हमारे तक पहुंच रही है ना अर्थ तक, उसको रिड्यूस कर देगा। तो अब ये जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, तो इसको हम पहले देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो ये हमारा प्रोजेक्ट इसका नाम है, पैराग्राफ का नाम है। और इसमें जियो इंजीनियरिंग का है ना, जियो इंजीनियरिंग इधर से शुरू हो रही है, तो इधर से हम देखना शुरू कर देते हैं। इसको इसको स्कैन करना है, क्लोज रीडिंग नहीं करना, स्कैन करना है। ठीक है, अब लार्ज नंबर ऑफ टाइनी एयरक्राफ्ट, इसको पहले पढ़ लें। मिन्यूट स्पेसक्राफ्ट है, मिन्यूट
मिन्यूट का ना मतलब 16 ट्रिलियन मिन्यूट स्पेस क्राफ्ट ना, इसका मतलब भी वही है कि लार्ज नंबर ऑफ टाइनी स्पेस क्राफ्ट। इसका ये जो है ना, ये हमें मिल गया, ठीक है। टू क्रिएट अ डैश दैट वुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग अर्थ, ये हमने देखना है। टू फॉर्म अ ट्रांसपेरेंट सनलाइट refracting sunshade in an orbit 1.5 million above the earth। तो ये क्या बात कर रहे हैं, मतलब टू क्रिएट अ, इसमें क्या है, सनशेड, ठीक है। सनशेड है टू क्रिएट। अब इसमें ना आपने जब वर्ड डालने ना, आपको इसको दोबारा पढ़ लें कि ये सही मतलब इसका सही मतलब निकल रहा है कि नहीं रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट इस वर्ड के साथ ना कंप्लीट हो रही है कि नहीं कंप्लीट हो रही। तो अब इसमें अगर हम सनशेड डालें ना, टू क्रिएट अ सनशेड दैट वुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग अर्थ। तो ये जो मिन्यूट स्पेस क्राफ्ट है ना, ये 1.5 मिलियन अबव अर्थ होंगे और एक सनशेड बनाएंगे जो कि लाइट को कम कर देगा। उसके बाद अब हम दूसरी पे आ जाते हैं, प्लेस डैश इन द ओशन। अब जो है ना ओशन, इसको इन द सी ने बोला, तो हम सी के जो है ना ओशन भी यूज हो सकता है, तो इसकी सैरोनिम से भी यूज होगी, ठीक है। ओशन जो है ना, ये सी, उसको हमने ढूंढना है टू इनकरेज डैश टू फॉर्म। तो अब ये जो है ना कुछ चीज बनेगी इससे। अब हमने ओशन को ढूंढना शुरू कर देना है। अब ये ओशन मिल गया मुझे। इसमें क्या इधर मिल गया, ये इधर से पढ़ लिया, विच इंक्लूड प्लांटिंग forest in the desert and depositing iron in the ocean। तो प्लेसिंग का मतलब क्या होता है, डालना, ठीक है। तो डिपॉजिटिंग का मतलब भी वही होता है, तो इन दोनों का मतलब सेम है, तो ये हमें प्लेस तो मिल गई। तो डिपॉजिटिंग आयरन, आयरन इन द ओशन, ठीक है। ये आयरन इन द ओशन टू सिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एलजी। एलजी जो है ना, अपने आयरन डाल दें इसमें। ओशन में आयरन कैसे डाल सकते हैं कि जो पुरानी शिप्स है ना, उनको मतलब कि जो अमेरिकन है ना, जब उनके स्पेस जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, ये जब इनकी एज पूरी हो जाती है ना, तो वो ये करते हैं कि उसमें से ज़रूरी चीज़ें निकाल लेते हैं और उसको जो है ना फिर एक ब्लास्ट करके जो है ना ओशन में छोड़ देते हैं। वो फिर उधर ही धंस जाता है, उसमें फिर एलजीज बनती हैं और जो बाकी ओशन क्रिएशन होती है ना, उसमें अपने ठिकाने बनाती हैं। ये क्या है, कह रहा है कि प्लेसिंग आयरन इन द सी टू इनकरेज डैश टू फॉर्म, ठीक है। तो स्टिमुलेट का मतलब होता है कि मतलब बढ़ाना, तो इनकरेज करना, दोनों का मतलब सेम है, स्टिमुलेट और इनकरेज का। इनकरेज द ग्रोथ ऑफ टू डैश फॉर्म, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ एलजी, तो इसमें ना हमारे पास एलजी है। जब ये ओशन में ना आयरन डालेंगे, या आयरन कैसे डालेंगे, शिप्स को ब्लास्ट करके छोड़ देंगे, तो उससे जो है ना एलजी बनेगा। तो उसके बाद क्या है, रिलीज एरोजल स्प्रे इनटू द स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो है ना एक है हमारे पास, अर्थ का ऑर्बिट है, उसको मतलब लेयर है, तो उसको स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। एरोजल स्प्रे आपने ये आपने ढूंढना है स्ट्रेटोस्फियर में, टू क्रिएट डैश दैट वुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग अर्थ। इसमें भी ना एरोजल स्प्रे भी ना हम स्ट्रेटोस्फियर में हम करेंगे कि कुछ मतलब इफेक्ट बने जो कि सनलाइट को जो है अर्थ अर्थ से पहुंचने से ना कम कर दे, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट ना रीचिंग अर्थ। तो आप एरोजल स्प्रे को देखते हैं, द concept of releasing aerosol spray into the stratosphere above the Arctic has been proposed by several scientists. This will involve using sulfur or hydrogen sulfide aerosol so that sulfur dioxide would form clouds, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, टू क्रिएट डैश दैट वुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग अर्थ। क्लाउड हो सकता है इसमें, विच विच वुड इन टर्न लीड टू अ ग्लोबल डिमिंग 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 ग्लोबल डिमिंग का मतलब यही है कि जो है ना सनलाइट वो कम हो जाएगी। तो इसमें इसमें जो है वो कह रहे हैं कि एरोजल स्प्रे करें इसमें, जिसकी वजह से क्लाउड बनेंगे और वो जो है लाइट को अर्थ में पहुंचने से कम कर देंगे। तो इसमें इसके बाद क्या है कि फिक्स स्ट्रॉन्ग डैश टू ग्रीनलैंड आइस शीट, ठीक है। अब इसमें जो है ग्रीनलैंड आइस शीट जो है ना, मेन वर्ड है, इसको ढूंढना होगा। टू प्रिवेंट आइस पर मूविंग इनटू द सी, तो ग्रीनलैंड जो है ना उसको देखना है। ये ग्रीनलैंड इधर मिल गया। इसके इधर से पढ़ना शुरू कर दें। वेदर इट इज पॉसिबल टू प्रिजर्व द आइस शीट ऑफ, आइस शीट भी हमें मिल गया ग्रीनलैंड।
with reinforced high tension cables, ठीक है, to fix strong, cables. हाँ, फिक्स हाई टेंशन का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग ना, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग का जो है इन्होंने सिनोनिम यूज किया हाई टेंशन, फिक्स स्ट्रॉन्ग केबल्स टू ग्रीनलैंड आइस शीट प्रिवेंटिंग आइसबर्ग फ्रॉम मूविंग इनटू द सी। तो अब आगे जो है ना इसका एम क्या था वो आगे लिख दिया गया है इनमें। उसके बाद हमने क्या देखना है, प्लांट ट्रीज इन रशियन आर्टिक दैट वुड लूज देयर लीव्स इन विंटर to allow the dash to reflect radiation। तो अब रशियन आर्टिक जो है ना उसमें हमने ट्रीज लगाने हैं और जो कि पत्ते छोड़ेंगे विंटर में, और टू अलाउ द डैश टू रिफ्लेक्ट रेडिएशन। अब इसमें रशियन आर्टिक आ गया। मीन वाइल इन द रशियन आर्टिक जियो इंजीनियरिंग plants include planting of millions of bridge trees where the region native evergreen pines shade the snow and absorb radiation. Beeches would shed their leaves in winter। अब इतने तक बात हो गई है। Thus enabling radiation to be reflected by the snow। So to allow the radiation, to allow the dash to reflect radiation। अब रेडिएशन कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है? रिफ्लेक्टेड बाय स्नो। तो स्नो जो है ना वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रही है। इन्होंने प्लान किया था कि हम जो है प्लांट्स लगाएंगे जो कि अपने लीफ छोड़ देंगे। जब लीफ छोड़ देते हैं ना तो प्लांट्स में से तो मतलब लाइट लाइट तो और आसानी से गुजर जाती है ना फिर दरख्त से, और नीचे स्नो पे पड़ेगी, स्नो जो है रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगी। उसके बाद हमारे पास है चेंज द डायरेक्शन ऑफ डैश टू ब्रिंग मोर कोल्ड वाटर इनटू आइस फॉर्मिंग एरियाज। तो इसमें इतने तक हमने पढ़ लिया था। इसके हम आगे है टू रीराउटिंग। रीराउटिंग का मतलब होता है चेंज द डायरेक्शन। तो रशियन रिवर्स टू इंक्रीज कोल्ड वाटर। तो रीराउटिंग द डायरेक्शन ऑफ रिवर्स। तो रिवर्स हमने डाल दिया, इसमें वन वर्ड डालना है तो हमने रिवर्स डाल दिया, या रशियन रिवर्स नहीं डाल रहे। to bring more cold water into the ice forming areas। उसके बाद आगे यही लिखा हुआ है to increase cold water flow to ice forming areas। तो आगे वही बात है, हमने बस इतना पढ़ना था। इसमें कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों को? No, sir. हाँ, इस ये वाले ना, ये टेबल वाले ज्यादा इजी हैं, इसमें इतना कुछ होता नहीं है। इसमें बस आपको ये पढ़ के ना इंफॉर्मेशन को स्कैन करना है, और स्कैन करके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को पढ़ना है। और जो आपको आंसर मिल जाए ना तो उसको फिर पेस्ट करके ना आपने देख लेना है कि ये सही स्टेटमेंट का मतलब बन रहा है कि नहीं, स्टेटमेंट सही कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही। तो इसको चेक करते हैं फिर। टाइम है अभी तो एक और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये तो ये सही है, तो बाकी और प्रैक्टिस करता हूँ। ये सेंटेंस कंप्लीशन और समरी कंप्लीशन वाले ना, ये मैंने 10 PM वाले में पढ़ाया था। उसमें फिर मैंने लेक्चर का लिंक ऐड कर दिया, आप लोग देख लेना अगर किसी ने देखना हुआ तो। अभी हमने, अब ये देख लेते हैं, इसको 7 मिनट है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नो मोर देन 2 वर्ड्स, ठीक है, 2 वर्ड्स डालने हैं। उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं। ऑब्जर्विंग द डैश ऑफ रशियन इंग्लिश बाइलिंगुअल पीपल व्हेन आस्क्ड टू सेलेक्ट सर्टेन ऑब्जेक्ट। तो इसमें ना रशियन इंग्लिश बाइलिंगुअल पीपल जो है कीवर्ड है हमारे पास। ऑब्जर्व करना मतलब नोटिस करना उसको। पीपल व्हेन आस्क्ड टू सेलेक्ट, जब वो कोई चीज़ें सेलेक्ट कर रहे होंगे ना आपने उनको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और तो ये किसको ऑब्जर्व करना है? रशियन इंग्लिश बाइलिंगुअल पीपल को। बाइलिंगुअल पीपल एंगेज बोथ लैंग्वेज सिस्टम्स। अब इसको ना हम एक तो देख लेते हैं। तो अब आपने कैसे देखना है? हमने रशियन इंग्लिश बाइलिंगुअल पीपल जो है उसको देखना है। इसको बाइलिंगुअल तो बार बार आ रहा है, लेकिन रशियन इंग्लिश जो है ना, इसको इसको हमने ढूंढा है। तो इसमें अब क्या है कि ऑब्जर्विंग द डैश ऑफ रशियन इंग्लिश बाइलिंगुअल पीपल व्हेन आस्क्ड टू सेलेक्ट सर्टेन ऑब्जेक्ट। तो इसको अगर हम थोड़ा पीछे से पढ़े ना तो some of the most compelling evidence for this phenomena called
लैंग्वेज को एक्टिवेशन कम फ्रॉम स्टडीइंग आई मूवमेंट, ठीक है। तो रशियन इंग्लिश बाइलिंगुअल आस्क्ड टू पिक अप अ मार्कर from a set of object would look more at a stem when someone does not know Russian. तो अब ये आगे मतलब कह रहा है कि because Russian word stem marker sounds like the English word he or she heard marker. In this case, the language activation occur because the listener here would map onto words in either language. तो अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया ना, इसमें इन्होंने बता दिया some of the most compelling evidence for this phenomenon called language activation comes from studying. स्टडी का मतलब इसमें ना ऑब्जर्व को उन्होंने स्टडी से जो है ना कर दिया आई मूवमेंट, ठीक है। उन्होंने आई मूवमेंट जो है ना उसको ऑब्जर्व किया कि जब कोई रशियन इंग्लिश पीपल हो ना, जिसको रशियन भी आती हो इंग्लिश भी आती हो, उसको जब हम आप जो है ना मार्कर का बोलो ना, तो पिकअप मार्कर, तो वो जो है ना उसकी आई आई मूवमेंट उसको उन्होंने नोटिस किया कि उसके जो मार्का है ना उसका मतलब, उन्होंने कुछ मतलब का बोला कि उसकी फिर आई मूवमेंट को ऐसे ही अपने नोट करने हैं। तो इसमें मेन वर्ड जो था हमारे पास आई मूवमेंट था। तो ऑब्जर्व आई मूवमेंट ऑफ रशियन इंग्लिश बाइलिंगुअल पीपल व्हेन आस्क्ड टू सेलेक्ट सर्टेन ऑब्जेक्ट। तो कुछ वर्ड्स जो है ना वो रशियन में और इंग्लिश में उनके मतलब सेम होते हैं, आई थिंक सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, इसमें कुछ ऐसे ही लिखा है। Bilingual people engage both language strenuously a mechanism known as dash, ठीक है। तब ये जो है ना फिनोमेना ये उन्होंने इधर इधर ही हमने पढ़ लिया था, some of the most compelling evidence for this phenomena called language co-activation, तो comes from studying eye movement। तो ये जो फिनोमेना था ना जिसमें जो है ना उनकी बोथ लैंग्वेजेस एंगेज हो रही है ना, तो उसको जो है ना लैंग्वेज को एक्टिवेशन बोलते हैं। इसमें ना आई थिंक एक वर्ड जो है ना दोनों लैंग्वेजेस में पाया जाता है। तो वो जब वो वर्ड बोला जाता है ना, तो उनकी जो लैंग्वेज को एक्टिवेशन का मैकेनिज्म होता है ना वो एक्टिव हो जाता है। जैसे कुछ कुछ वर्ड ऐसे होंगे ना जो कि हमारे पास पंजाबी में भी और उर्दू में दोनों सेम होंगे। तो आप लोग कोई ऐसा वर्ड बताएं, जब ऐसे वर्ड आता है तो आपको ऐसे लगता है कि पंजाबी में है या उर्दू में है, ऐसे फिनोमेना होता है कुछ। या पर्शियन में कुछ वर्ड हैं जो कि हमारी उर्दू के साथ मैच करते हैं। आप लोगों को कोई ऐसा वर्ड याद आ रहा है जो कि पंजाबी में और उर्दू में दोनों में सेम हो? टेस्ट टेस्ट कॉल द डैश फोकस ऑन नेमिंग कलर्स। तो टेस्ट है, ठीक है, उसमें हमारे पास फोकस ऑन नेमिंग कलर्स। तो अभी कलर्स है ना, टेस्ट कॉल द डैश फोकस ऑन नेमिंग कलर। तो अब टेस्ट का कोई नाम है जो कि हमने ढूंढना है जो कि कलर्स पे फोकस कर रहा है। तो अब इसको हमने स्कैन करना है, कलर्स जहाँ हमें मिलेंगे ना उसके आसपास हमने पढ़ लेना है। कलर्स, ठीक है, इधर कलर्स मिल गया। एंड द कलर, इसको जो है ना हमने इसको देखना थोड़ा, व्हेन द कलर एंड द मैच, इसको अगर ऊपर देखें हम तो in this in the classical Stroop task, so people see a word and are asked to name the color of the word's form, ठीक है। a test called the dash focus on naming color, तो ये इसमें ना इधर बात हो रही है। a test in the classical Stroop task जो है ना वो इस टेस्ट का नाम है, where people see a word and ask to name the color of the word font। तो जो जिसमें जो है वो वर्ड देखते हैं उसका फॉन्ट, उसको फिर नेम द कलर एंड द वर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ड देखते हैं उसको फिर जो है ना उनसे नाम और जो कलर का वर्ड का कलर और उसका जो फॉन्ट है ना वो पूछा जाता है। तो ये जो है ना स्ट्रूप टास्क है। इसमें अब हम दो वर्ड्स डाल सकते हैं, तो कॉमा नहीं डालना, कॉमा से गलत हो जाएगा। दो वर्ड्स, ठीक है। तो बाइलिंगुअल पीपल आर मोर एबल टू हैंडल टास्क इन्वॉल्विंग अ स्किल डैश। तो फॉर दिस रीजन बाइलिंगुअल पीपल ऑफन परफॉर्म बेटर or more able to handle, ठीक है, perform better on tasks that require conflict management। तो bilingual people जो है ना वो ज़्यादा अच्छे हैं ऐसे टास्क में जिधर जो है ना कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो, ठीक है। ये इसमें जो है एक आंसर दिया गया है।
इसमें भी ना कोई प्रॉपर मतलब कि वो फ्लो नहीं होता। आंसर आपको ऊपर नीचे मिल सकते हैं फॉर दिस इंफॉर्मेशन। अब ये भी कर सकते हैं कि आप अगर पहले पढ़ लेना इन सबको तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, फिर अब जब स्कैन कर रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि हमने क्या क्या स्कैन करना है। तो इसमें जैसे दिया है ना, फॉर दिस रीजन बाइलिंगुअल पीपल ऑफन कम परफॉर्म बेटर ऑन द टास्क, ठीक है। मोर एबल टू हैंडल, तो मोर एबल टू हैंडल का मतलब यही है कि वो बेटर है, बेटर हैंडल कर सकते हैं, बेटर हैंडल दोज टास्क दैट रिक्वायर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। Task involving switching a task involving switching between the task when changing strategies। अब इसमें ना switching जो है ना, ये कीवर्ड है ना, आप इसको देख लें। switching between the task, ये पूरा जब ये कहीं पे आ रहा हो ना, switching between the task, उधर से हमने पढ़ना है और उसको उसमें से पढ़ के हमने निकालना क्या है कि when changing strategies bilingual people have superior। तो बाइलिंगुअल पीपल जो है ना उनको 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 किसी चीज में सुपीरियोरिटी होगी, मतलब वो ज्यादा अच्छे होंगे। जब स्ट्रेटजीज चेंज हो रही है ना, वो उसमें बाइलिंगुअल पीपल जो है ना वो अच्छे होंगे। तो अब इसमें स्विचिंग जो है ना बिटवीन द टास्क, तो उसमें हम देखते हैं। often better bilingual are often better at switching between the two tasks। For example, when bilingual have to switch from categorizing object by color and categorizing them by shape, they do so more quickly than monolingual people, reflecting better cognitive control, which have to make rapid changes of strategy। So when changing the strategies, bilingual people have superior, have better, ठीक है, reflecting better। तो मतलब कि वो superiority शो कर रहा है, बेटर कॉग्निटिव कंट्रोल, कि उनका जो दिमाग पे कंट्रोल है ना, जो अपनी नर्व्स पे कंट्रोल है, जब चेंजेस मतलब कोई एक टास्क से दूसरे टास्क में चेंज हो रहे हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है बनस्पत मोनोलैंग्वेज पीपल के। इसमें हमारे पास कॉग्निटिव कंट्रोल आ गया। they have better cognitive control when they are involved in those tasks which require switching between the tasks। टाइम ही पूरा हो गया, इसको हम चेक कर लेते हैं। और लैंग्वेज फॉर्मेशन ठीक है। अब इसमें ना अगर कोई ऐसे कोमा वगैरह डाल देंगे ना, उससे आंसर गलत हो जाएगा तो फिर 2 वर्ड से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपने लाजमी देखना है कुछ कोमा, या जो जैसे अब अगर ये हमारे पास फॉन्ट होता है ना, आंसर अभी में फॉन्ट के साथ ये डॉट नहीं जाने देना अगर 1 वर्ड डालना होता। तो ये इन चीज़ों को भी देखना है कॉपी पेस्ट करते वक्त। 5 हमारे ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट वीक से ना हम स्पीकिंग करेंगे, और आप लोगों ने जितना हमने पढ़ लिया ना, तो इसको देख लेना है। इसमें अब आप ये कर सकते हैं कि रीडिंग के लिए ना आप जैसे हमने किया है ना कि 1 बाय 1 पहले सारी स्ट्रेटजीज को मास्टर करें। एक आइल्स एडवांटेज है इसका, मैं इसका ना आइल्स एडवांटेज का इसका हमारी जो है ना 9 PM वाला सेशन, उसमें किसी ने ना VIP कोर्स का लिंक भी डाल रखा है, अगर कोई वो देखना चाहता है वो भी देख सकता है। वो भी काफ़ी अच्छा है। इसको मैं भी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।